कोई अजनबी था, हुजूर। मेरा मुंह दूसरी तरफ होते ही पूछे बिना घुस गया। आपके बारे में पूछा रहा था। मैंने कहा कि जब सदस्य बाहर आएंगे तब। कहाँ है वह? अभी अभी ड्योरी में चला गया है, नहीं तो लगातार यहीं पर इधर उधर टहल रहा था। वो रहा। चौकीदार ने मजबूत और चौड़े चकले कंधों तथा घुंघराली दाढ़ी वाले व्यक्ति की तरफ इशारा करके कहा। वो व्यक्ति भेड़ की खाल की टोपी उतारे बिना ही पत्थर के जीने की घिसी हुई पैड़ियों पर जल्दी जल्दी और फुर्ती से ऊपर चढ़ रहा था। थैला हाथ में लिए नीचे उतरते हुए एक दुबले पतले कर्मचारी ने रुककर ऊपर भागे जाते इस व्यक्ति की टांगों को भर्त्सनापूर्वक देखा और फिर ओब्लोंस्की पर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली। ओब्लोंस्की जीने के सिर पर खड़ा था। वर्दी के सुनहरी पट्टी वाले काला के ऊपर खुशमिजाजी से खिला हुआ उसका चेहरा सीढ़ियां चढ़ते आदमी को पहचानकर और भी अधिक खिल उठा। वही है, आखिर तो लेविन आ गया। नजदीक आते लेविन को गौर से देखते हुए उसने मैत्री और तनिक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, इस गड़बड़ झाले में मुझे ढूंढते हुए तुम्हें नफरत नहीं महसूस हुई? हाथ मिलाकर ही संतुष्ट न होते हुए उसने अपने दोस्त को चूमा। बहुत देर हो गई क्या तुम्हें यहाँ आए? मैं अभी आया हूँ और तुमसे मिलने को बहुत ही उत्सुक था, लेविन ने शर्माते, साथ ही झल्लाते और बेचैनी से इधर उधर नजर दौड़ाते हुए जवाब दिया। तो आओ, मेरे कमरे में चलें। अपने दोस्त की आत्मसम्मानी और खींच भरी संकोचशीलता से परिचित ओब्लोंस्की ने कहा, और उसका हाथ थामकर अपने पीछे पीछे ऐसे ले चला मानो उसे खतरों के बीच से बचाकर ले जा रहा हो। अपने लगभग सभी परिचितों के साथ ओब्लोंस्की की तुम के स्तर पर बेतकल्लुफी थी। इन परिचितों में 60 साल के बूढ़े, 20 साला छोकरे, अभिनेता, मंत्री, व्यापारी और जार के जनरल एडजुटेंट भी थे। इस तरह तुम के स्तर पर उससे घनिष्ठता रखने वाले सामाजिक सीढ़ी के दो सिरों पर खड़े थे और उन्हें ये जानकर बहुत हैरानी होती कि ओब्लोंस्की के माध्यम से उनके बीच कोई तार जुड़ रहा है। वो जिन लोगों के साथ शैंपेन पीता था और शैंपेन वो बहुतों के साथ पीता था, उन सभी को तुम कहता था। इसलिए अपने अधीन काम करने वालों की उपस्थिति में जब तुम की श्रेणी में आने वाले इन लज्जाजनक यार दोस्तों से, जैसे वह मजाक में ऐसे अधिकतर लोगों को कहता था, उसकी भेंट होती तो अपनी नीतिकुशलता के अनुसार अपने मातहतों के लिए इस प्रभाव की अप्रियता को कम करने में समर्थ रहता था। लेविन लज्जाजनक यार दोस्तों में से नहीं था, लेकिन ओब्लोंस्की अपनी नीतिकुशलता से लेविन के मन का भाव भांप गया। उसने महसूस किया कि लेविन समझता है कि मैं अपने मातहतों के सामने उसके साथ अपनी निकटता नहीं जाहिर करना चाहूँगा और इसलिए जल्दी से उसे अपने कमरे में ले गया। लेविन और ओब्लोंस्की लगभग हमउम्र थे और उनके बीच केवल शैंपेन की वजह से ही तुम के स्तर पर संबंध नहीं थे। लेविन उसका साथी और चढ़ती जवानी के दिनों का दोस्त था। स्वभावों और रुचियों के अंतर के बावजूद वे एक दूसरे को वैसे ही प्यार करते थे जैसा चढ़ती जवानी के दिनों में मिल जाने वाले लोगों के बीच हो जाता है। किंतु इसके बावजूद, जैसा कि विभिन्न किस्म की गतिविधियां चुनने वाले लोगों के साथ अक्सर होता है, इनमें से हर एक चाहे दूसरे के कार्य पर सोच विचार कर उसकी सफाई पेश करता था, फिर भी दिल में उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। प्रत्येक को ऐसा प्रतीत होता था कि जो जीवन वह बिता रहा है वही वास्तविक है और उसके मित्र का जीवन छलना है। लेविन से मुलाकात होते ही ओब्लोंस्की के चेहरे पर हल्की व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आए बिना नहीं रहती थी। लेविन बार बार गांव से आता था जहां वो कुछ करता था, लेकिन क्या करता था ओब्लोंस्की ढंग से नहीं समझ सका और न ही वह इस मामले में कोई गहरी दिलचस्पी लेता था। लेविन हमेशा ही उत्तेजित, हड़बड़ाया, कुछ घबराया और इस घबराहट के कारण झल्लाया हुआ और जीवन के बारे में नया तथा अप्रत्याशित दृष्टिकोण लेकर मास्को आता। ओब्लोंस्की इस पर हंसता और उसे यह अच्छा लगता। ठीक इसी भांति लेविन अपने मित्र के शहरी जीवन और उसके काम को, जिसे फिजूल की चीज मानता था, मन ही मन तिरस्कार की दृष्टि से देखता और इसका मजाक उड़ाता। लेकिन फर्क ये था कि ओब्लोंस्की वह करते हुए जो सभी करते हैं, आत्मविश्वास और खुशमिजाजी से हंसता, जबकि लेविन आत्मविश्वास के बिना और कभी कभी झल्लाते हुए। हम बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रहे थे, ओब्लोंस्की ने अपने कमरे में दाखिल होते और लेविन का हाथ छोड़ते तथा इस तरह मानो यह जाहिर करते हुए कहा कि अब खतरा खत्म हो गया। बहुत
बहुत खुशी हुई तुम्हारे आने से, वह कहता गया। तो तुम कैसे हो? क्या हाल है तुम्हारा? कब आए हो? ओब्लोंस्की के दो साथियों के अपरिचित चेहरों और खासतौर पर बांके छैले ग्रिनेविच के हाथ को गौर से देखता हुआ लेविन खामोश रहा। ग्रिनेविच के हाथों की ऐसी गोरी और लंबी उंगलियां थीं, उनके सिरों पर ऐसे लंबे, पीले और मुड़े हुए नाखून थे, कमीज के कफों में ऐसे चमकते और बड़े बड़े कफ लिक लगे हुए थे कि संभवतः इन हाथों ने ही उसका सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था और वे उसे स्वतंत्रता से सोचने नहीं दे रहे थे। ओब्लोंस्की ने फौरन ये ताड़ लिया और मुस्कुराया। अरे हाँ, मैं आपका परिचय तो करा दूं, उसने कहा। मेरे साथी फिलिप इवानोविच निकितिन और मिखाइल स्टनिस्लावोविच ग्रिनेविच। इसके बाद लेविन की ओर इशारा करते हुए बोला, जिम्सत्व परिषद का कार्यकर्ता, इस प्रणाली का एक नया व्यक्ति, मेरा कसरती दोस्त कोंस्टांटिन मित्रियेविच लेविन, जो एक हाथ से 100 किलोग्राम वजन उठा लेता है, पशुपालक और शिकारी है तथा सेर्गेई इवानोविच कोजनिशेव का छोटा भाई। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बूढ़े निकितिन ने कहा। मुझे आपके भाई सेर्गेई इवानोविच से परिचित होने का सौभाग्य प्राप्त है, लंबे नाखूनों वाला पतला सा हाथ लेविन की तरफ बढ़ाते हुए ग्रिनेविच ने कहा। लेविन के माथे पर बल पड़ गए, उसने रूखाई से हाथ मिलाया और इसी क्षण ओब्लोंस्की की तरफ देखा। ये सही है कि सारे रूस में लेखक के नाते प्रसिद्ध अपने भाई के लिए उसके दिल में बड़ी इज्जत थी, फिर भी जब उसे कोंस्टांटिन लेविन के रूप में नहीं, बल्कि विख्यात कोनिशेव के भाई के रूप में संबोधित किया जाता था, तो उसे बहुत बुरा लगता था। नहीं, मैं अब जिम्सत्व परिषद का कार्यकर्ता नहीं रहा। मेरा सबसे झगड़ा हो गया और अब मैं परिषद की बैठकों में नहीं जाता, उसने ओब्लोंस्की को संबोधित करते हुए कहा। इतनी जल्दी ही? ओब्लोंस्की ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन कैसे? क्या हुआ? ये लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा, लेविन ने कहा, लेकिन उसी वक्त सुनाने लगा। थोड़े में मुझे ये यकीन हो गया कि जिम्सत्व परिषद न तो कुछ करती है और न कर ही सकती है। उसने ऐसे कहना शुरू किया मानो किसी ने इसी वक्त उसे नाराज कर दिया हो। एक तरफ तो यह खिलौना है, संसद में होने का खेल खेला जाता है, लेकिन मैं न तो इतना जवान हूँ और न इतना बूढ़ा ही कि खिलौनों से खेलूं। दूसरी तरफ वह हकलाया, यह जिले के कोटरी गिरोह फ्रांसीसी के लिए पैसा निचोड़ने का साधन है। पहले संरक्षण संस्थाएं और अदालतें थीं और अब ये परिषदें रिश्वत के रूप में नहीं, बल्कि अनुचित वेतन के रूप में पैसा पाती हैं। उसने ऐसे जोश में कहा मानो उपस्थित लोगों में से कोई उसके मत का खंडन कर रहा हो। अरे, मैं देख रहा हूँ कि तुम फिर से एक नए, रूढ़िवादी रंग में सामने आए हो, ओब्लोंस्की ने कहा। खैर, इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। हाँ, बाद में, लेकिन मेरे लिए तुमसे मिलना जरूरी था, लेविन ने ग्रिनेविच के हाथ की ओर घृणा से देखते हुए कहा। ओब्लोंस्की के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। तुमने तो कहा था कि अब कभी तुम यूरोपीय पोशाक नहीं पहनोगे। लेविन के नए, संभवतः फ्रांसीसी दर्जी के हाथ से सिले सूट को ध्यान से देखते हुए ओब्लोंस्की ने कहा। तो मैं देख रहा हूँ कि यह भी एक नया रंग है। लेविन अचानक शर्मा गया, लेकिन ऐसे नहीं जैसे बालिग जरा सा शर्माते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। वो तो लड़कों की तरह शर्माया, जो यह अनुभव करते हैं कि अपने शर्मीलेपन के कारण वे हास्यास्पद प्रतीत होते हैं और इसलिए और भी ज्यादा शर्माते तथा लाल होते जाते हैं और लगभग आंसुओं की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। लेविन के बुद्धिमत्ता और साहपूर्ण चेहरे को बालकों जैसी स्थिति में देखना इतना अजीब लग रहा था कि ओब्लोंस्की ने नज़र दूसरी तरफ कर ली। तो कहाँ मिलेंगे हम? मुझे तो तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, लेविन ने कहा। ओब्लोंस्की मानो सोचने लगा। तो ऐसा करते हैं, गरिन के पास नाश्ता पानी करने चलते हैं और वहीं बातचीत कर लेंगे। मुझे 3 बजे तक फुर्सत है। नहीं, कुछ सोचकर लेविन ने जवाब दिया, मुझे अभी कहीं और जाना है। तो हम शाम का खाना एक साथ खा लेंगे। शाम का खाना? देखो ना, मुझे कुछ खास तो कहना नहीं, सिर्फ 2 शब्द कहने हैं, कुछ पूछना है और बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। तो अभी कह दो वे 2 शब्द और बाकी बातचीत खाने के वक्त कर लेंगे। 2 शब्द ये हैं, लेविन ने कहा। वैसे कोई खास बात नहीं है। उसके चेहरे पर सहसा झल्लाहट झलक उठी। यह अपने
शर्मीलेपन पर काबू पाने की उसकी कोशिश का परिणाम थी। शचेरबात्स्की परिवार वालों का क्या हालचाल है? सब कुछ पहले की तरह ही है, उसने पूछा। ओब्लोंस्की को बहुत अरसे से यह मालूम था कि लेविन उसकी साली कीटी को प्यार करता है, इसलिए अब वह तनिक मुस्कुराया और उसकी आंखें खुशमिजाजी से चमक उठीं। तुमने कहा 2 शब्द, लेकिन मैं 2 शब्दों में जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि 1 मिनट के लिए माफ़ करना। बेतकल्लुफ़ी और साथ ही आदर का भाव तथा दफ्तरी मामलों के बारे में संचालक की तुलना में अपनी जानकारी की श्रेष्ठता की चेतना के साथ, जो सभी सेक्रेटरियों का सामान्य लक्षण है, ओब्लोंस्की का सेक्रेटरी कागजात लिए हये करीब आया और सवाल पूछने का बहाना करते हये कोई कठिनाई स्पष्ट करने लगा। ओब्लोंस्की ने अंत तक उसकी बात सुने बिना ही स्नेहपूर्वक अपना हाथ सेक्रेटरी की आस्तीन पर रख दिया। नहीं, आप वैसा ही करें जैसा कि मैंने कहा था, मुस्कुराकर अपनी टिप्पणी को नर्म बनाते और संक्षेप में इस मामले के बारे में अपने विचार स्पष्ट करते हुए उसके कागजात अपने सामने से हटा दिए और कहा, वैसे ही कीजिए, जाखार निकितिच। कृपया वैसे ही कीजिए। सिटपिटाया हुआ सेक्रेटरी बाहर चला गया। सेक्रेटरी के साथ ओब्लोंस्की की बातचीत के दौरान अपनी जेब से पूरी तरह मुक्त हो चुका लेविन कुर्सी पर दोनों कोहनियां टिकाए खड़ा था और उसके चेहरे पर व्यंगपूर्ण एकाग्रता का भाव था। समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, उसने कहा। क्या समझ में नहीं आता? पहले की तरह ही, खुशमिजाजी से मुस्कुराते और सिगरेट निकालते हुए ओब्लांस्की ने पूछा। वह लेविन के मुंह से कोई अजीब और अटपटी बात सुनने की उम्मीद कर रहा था। समझ में नहीं आता कि आप लोग क्या करते हैं, लेविन ने कंधे झटक कर कहा। कैसे तुम ये सब संजीदगी से कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि करने को कुछ है ही नहीं। तुम ऐसा समझते हो, लेकिन हमारा तो काम के कारण बुरा हाल है। कागजी काम के कारण? हाँ, तुममें तो इसकी विशेष योग्यता है, लेविन ने इतना और जोर दिया। मतलब यह है कि तुम्हारे ख्याल में मुझमें कुछ कमी है। शायद, और है भी, लेविन ने कहा। फिर भी मैं तुम्हारी ऐसी प्रतिष्ठा पर मुग्ध हूँ और गर्व करता हूँ कि मेरा दोस्त इतना बड़ा आदमी है। लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, ओब्लोंस्की से यत्नपूर्वक नज़र मिलाते हुए उसने कहा। खैर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सब्र करो और फिर तुम्हें भी इसी रास्ते पर आना पड़ेगा। तुम तो ऐसा कहोगे ही, क्योंकि तुम्हारे पास कराजिन्स्की ओएज़्ड में लगभग 8000 एकड़ जमीन है, ऐसी मजबूत मांसपेशियां और 12 साल की लड़की जैसी ताजगी है। फिर भी तुम हमारे पास आओगे। हाँ, और रहा तुम्हारे सवाल का जवाब। परिवर्तन वहाँ कोई नहीं हुआ, मगर अफसोस की बात है कि तुम इतने समय से नहीं आए। क्या बात है? लेविन ने घबराकर पूछा। बात तो कुछ नहीं, ओब्लोंस्की ने जवाब दिया। हम बाद में बातचीत करेंगे। हाँ, तुम आए किस लिए हो? ओह, इसकी भी बाद में चर्चा करेंगे, फिर शर्म से बुरी तरह लाल होते हुए लेविन ने उत्तर दिया। अच्छी बात है, समझ गया, ओब्लोंस्की ने कहा। वैसे तो मैंने तुम्हें घर पर बुला लिया होता, लेकिन मेरी बीवी की तबीयत अच्छी नहीं है। अच्छा सुनो, अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो, तो संभवतः वे लोग 4 से 5 बजे तक चिड़ियाघर वाले बाग में मिलेंगे। कीटी वहाँ स्केटिंग करती है। तुम वहाँ चले जाओ, बाद में मैं भी वहीं आ जाऊंगा और हम कहीं एक साथ खाना खा लेंगे। अच्छी बात है, तो नमस्ते। लेकिन तुम याद रखना, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम भूल जाओगे या अचानक गांव चले जाओगे। ओब्लोंस्की ने हंसते हुए चिल्लाकर कहा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेविन ओब्लोंस्की के साथियों को नमस्ते किए बिना ही बाहर चला गया। केवल दरवाजे तक पहुंचने पर ही उसे यह याद आया कि ऐसा करना भूल गया है। बड़ा उत्साही श्रीमान लगता है ये, लेविन के जाने पर ग्रिनेबिच ने कहा। हाँ, दोस्त, ओब्लोंस्की ने सिर हिलाते हुए कहा। ऐसे को कहते हैं खुशकिस्मत। लगभग 8000 एकड़ जमीन है। कराजिन्स्की जिले में, अभी सब कुछ आगे है और कितनी ताजगी है। कोई हम जैसा थोड़े ही है। आप क्यों शिकवा शिकायत करते हैं, स्टेपान अर्काद्येविच? बड़ी मुश्किल का सामना है, बुरा हाल है, ओब्लोंस्की ने गहरी सांस लेकर कहा। अन्ना करेनिना, अध्याय 6 भाग 1। ओब्लोंस्की ने लेविन से जब ये पूछा कि वह किस लिए आया है,
तो लेविन शर्म से लाल हो गया और उसे अपने पर इसलिए गुस्सा आया कि ऐसे शर्मा गया। कारण कि वह उसे यह जवाब तो नहीं दे सकता था, मैं तुम्हारी साली के सामने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखने आया हूँ। यद्यपि वह आया तो सिर्फ इसीलिए था। लेविन और श्वेरबास्की परिवार मास्को के पुराने कलीन परिवार थे और उनके बीच हमेशा घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे थे। लेविन के विद्यार्थी जीवन के समय में ये संबंध और भी दृढ़ हो गए थे। उसने डॉली और कीटी के भाई नौजवान प्रिंस श्वेरबात्स्की के साथ ही विश्वविद्यालय में दाखिला पाने की तैयारी की और वे दोनों एक साथ ही दाखिल हुए। उस वक्त लेविन श्वेरबात्स्की परिवार में अक्सर आता था और उसे इस परिवार से प्यार हो गया। बेशक ये कितना ही अजीब क्यों न लगे, फिर भी कॉन्स्टेंटिन लेविन इस पूरे परिवार को, खासतौर पर श्वेरबात्स्की परिवार के आधे भाग यानी नारियों को प्यार करता था। लेविन को अपनी मां की याद तक नहीं थी और उसकी एकमात्र बहन उससे बड़ी थी। इस तरह शेचेरबात्स्की परिवार में उसे पहली बार पुराने, सुशिक्षित और भले लोगों का वह वातावरण देखने को मिला जिससे माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण वह वंचित रहा था। इस परिवार के सभी लोग, विशेषकर नारियां, उसे किसी रहस्यपूर्ण और काव्यमय आवरण में लिपटी सी प्रतीत होती थीं। उसे इनमें न सिर्फ कोई कमी ही नहीं महसूस होती थी, बल्कि इस काव्यमय आवरण की बदौलत वह उनमें उच्चतम भावनाओं और सभी तरह की पूर्णता की कल्पना करता था। किसलिए ये तीनों लड़कियां एक दिन फ्रांसीसी और दूसरे दिन अंग्रेजी में बातचीत करती थीं, किसलिए वे नियत समय पर बारी बारी से पियानो बजाती थीं, जिसकी ध्वनियां ऊपर भाई के कमरे में, जहां लड़के पढ़ते थे, सुनाई देती थीं, किसलिए फ्रांसीसी साहित्य, संगीत, चित्रकारी और नृत्य के शिक्षक यहाँ आते थे, किसलिए तीनों सुंदरियां साटिन के लबादे पहने, डॉली लंबा, नताली अधलंबा और कीटी बहुत छोटा, जिससे लंबी लाल जुर्राबों में कसी हुई उसकी टांगें साफ दिखाई देती थीं, एमले लाइनन के साथ बग्गी में बैठकर त्वेरस्कोई बुलवार जाती थीं, किसलिए टोप पर सुनहरा तुर्रा लगाए नौकर के साथ वे त्वेरस्कोई बुलवार में टहलती थीं। ये सब कुछ और इस रहस्यपूर्ण संसार में होने वाली अन्य बहुत सी चीजें भी वह नहीं समझता था, लेकिन इतना जानता था कि वहाँ जो कुछ भी होता था अद्भुत था और यहाँ होने वाली चीज़ों की रहस्यपूर्णता को प्यार करता था। अपने विद्यार्थी जीवन में उसे सबसे बड़ी बहन यानी डॉली से लगभग प्यार हो चला था, लेकिन उसकी जल्द ही ओब्लोंस्की से शादी कर दी गई। इसके बाद वह दूसरी बहन की ओर खींचने लगा। वह मानो यह महसूस करता था कि उसे इन तीनों में से किसी एक बहन को प्यार करना चाहिए, लेकिन किससे, इतना समझ नहीं पा रहा था। नताली भी ज्यों ही ऊंचे समाज में लोगों के सामने आई, त्यों ही कूटनीतिज्ञ लवोव के साथ उसकी शादी ही गई। लेविन ने जब विश्वविद्यालय की पढ़ाई समाप्त की तो कीटी बालिका ही थी। नौजवान श्वेरबास्की जहाजी बेड़े में चला गया, बाल्टिक सागर में डूब गया और ओब्लोंस्की के साथ लेविन की दोस्ती के बावजूद श्वेरबास्की परिवार में उसका आना जाना कम हो गया। लेकिन इस साल के जाड़े के आरंभ में लेविन जब एक साल गांव में बिताकर मास्को आया और श्वेरबास्की परिवार में गया, तो ये बात उसकी समझ में आ गई कि तीनों बहनों में से किसके साथ उसके भाग्य में प्यार करना बदा था। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि 32 साल के अच्छे घराने के और धनी लेविन के लिए प्रिंसेस श्वेरबात्स्काया के सामने अपने साथ विवाह करने के प्रस्ताव से और अधिक आसान बात क्या हो सकती है। संभवतः उसे तत्काल अच्छा वर पक्ष मान लिया जाएगा, किंतु लेविन कीटी को प्यार करता था और इसलिए उसे लगता था कि वो हर दृष्टि से इतनी पूर्ण है, धरती की हर चीज से इतनी ऊपर है और वो खुद इतना तुच्छ तथा सामान्य है कि अन्य लोग और स्वयं कीटी भी उसे अपने योग्य मान ले, उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। स्वप्न की भांति मास्को में 2 महीने बिताकर और लगभग हर दिन ऊंचे समाज में कीटी से मिलकर, जहां वह केवल उसी से मिलने के उद्देश्य से जाता था, लेविन ने अचानक यह फैसला कर लिया कि ऐसा होना असंभव है और गांव चला गया। कीटी के साथ उसके विवाह के असंभव होने का लेविन का विश्वास इस बात पर आधारित था कि उसके रिश्तेदारों की नज़रों में वो बहुत ही प्यारी कीटी के लिए बढ़िया और उपयुक्त वर नहीं है और खुद कीटी उससे प्यार कर नहीं सकती। रिश्तेदारों की नज़र में वो कोई ढंग का और निश्चित काम नहीं कर रहा था और ऊंचे समाज में कोई स्थान भी नहीं रखता था, जबकि 32 साल की उम्र वाले उसके साथियों में से इस वक्त कोई कर्नल और जार का एड डी कैम्प, कोई प्रोफेसर, कोई बैंक या रेलवे कंपनी का डायरेक्टर या ओब्लोंस्की की तरह किसी सरकारी दफ्तर का अध्यक्ष था।
लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि दूसरों को कैसा प्रतीत होता होगा। जमींदार था, जो गुए पालता था, कुनालों का शिकार करता था, खेतीबाड़ी से संबंधित इमारतें बनवाने के काम में लगा था। दूसरे शब्दों में किसी कामकाज का आदमी नहीं था और वही कुछ करता था जो ऊंचे समाज की दृष्टि में किसी भी चीज के योग्य न होने वाले लोग करते हैं। ऐसी प्यारी और रहस्यमयी किटी उस जैसे बदसूरत आदमी को, जैसा कि वह अपने को मानता था, और मुख्यतः तो ऐसे साधारण तथा किसी भी तरह से कोई विशेष महत्व न रखने वाले आदमी को खुद तो प्यार कर नहीं सकती थी। इसके अलावा किटी के प्रति उसका पहले का रवैया, जो उसके भाई के साथ दोस्ती के परिणामस्वरूप वयस्क का बच्चे के प्रति रवैया था, उसे प्यार के रास्ते में नई बाधा प्रतीत हुआ। उसका ख्याल था कि उस जैसे असुंदर और भले आदमी को दोस्त की तरह तो प्यार किया जा सकता था, लेकिन जैसे वह किटी को प्यार करता था, वैसा ही प्यार पाने के लिए आदमी को बहुत ही खूबसूरत और मुख्यतः तो कोई खास हस्ती होना चाहिए। उसने ये सुना था कि औरतें अक्सर असुंदर और सीधे सादे लोगों को प्यार करती हैं, लेकिन वह इस पर यकीन नहीं करता था, कारण कि वह अपने ही मापदंड से इसका निर्णय करता था। वह खुद भी तो सिर्फ सुंदर, रहस्यमयी और कोई खास बात रखने वाली औरतों को ही प्यार कर सकता था। लेकिन 2 महीने तक गांव में अकेले रहने के बाद उसे यह विश्वास हो गया कि वह वैसा ही प्यार नहीं, जैसा उसने चढ़ती जवानी के दिनों में अनुभव किया था, कि यह भावना उसे पल भर को चैन नहीं लेने देती, कि वह इस प्रश्न को हल किए बिना जिंदा नहीं रह सकता कि किटी उसकी बीवी बनेगी या नहीं, कि उसकी हताशा उसकी कल्पना का परिणाम है, कि उसे इनकार कर दिया जाएगा, उसके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए अब वह विवाह का प्रस्ताव करने का पक्का इरादा बनाकर मास्को आया था, और अगर उसका प्रस्ताव मान लिया गया तो वह शादी कर लेगा। या फिर वो ये सोच नहीं पाता था कि अगर उसे इनकार कर दिया गया तो उसके साथ क्या बीतेगी। अन्ना करेनिना, अध्याय 7 भाग 1। सुबह की गाड़ी से मास्को पहुंचकर लेविन अपने बड़े भाई कोज़्निशेव के यहाँ ठहरा। इन दोनों की माँ एक, पर पिता अलग अलग थे। कपड़े बदलकर वह इस इरादे से भाई के कमरे में गया कि उसे अपने आने का कारण बताए और उसकी सलाह ले, लेकिन भाई अकेला नहीं था। उसके पास दर्शनशास्त्र का एक प्रसिद्ध प्रोफेसर बैठा था। प्रोफेसर विशेष रूप से इसलिए खारकोव से आया था कि उस गलतफहमी को दूर कर सके जो दर्शन संबंधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर उनके बीच पैदा हो गई थी। प्रोफेसर भौतिकवादियों के विरुद्ध पत्र पत्रिकाओं में बहुत जोरदार बहस चला रहा था और सेर्गेई कोनिशेव इस वाद विवाद में बड़ी दिलचस्पी ले रहा था। प्रोफेसर का अंतिम लेख पढ़कर उसने एक खत में अपनी आपत्तियां लिख भेजीं। कोज़्निशेव ने भौतिकवादियों को बहुत बड़ी रियायतें देने के लिए प्रोफेसर की भर्त्सना की थी। इसलिए प्रोफेसर मामले पर विचार विमर्श करने के लिए तुरंत यहाँ आ पहुँचा था। बातचीत उस समय के प्रचलित प्रश्न पर हो रही थी कि मानव की मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच कोई सीमा है और वह सीमा कहाँ है। कोज़्निशेव ने अपनी सामान्य, उत्साहहीन और स्नेही मुस्कान के साथ भाई का स्वागत किया और प्रोफेसर से उसका परिचय कराकर बातचीत जारी रखी।